नमस्कार। इंडो चाइना फेस ऑफ के ऊपर मैंने इससे पहले 2 जून 2020 को एक वीडियो अपलोड करा था, जहां मैंने आपको बताया कि कैसे पेंगोंग लेक के पास फिंगर नंबर 4 और 5 पर और गैल्वन वैली में पोस्ट नंबर 14-15 पर इंडिया और चाइना के बीच में फेस ऑफ हो रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में अगर आपको डिटेल जाननी है तो वो वीडियो आप देख सकते हो इस वीडियो के बाद में, क्योंकि इस वीडियो में काफी सारे अपडेट हैं जो 2 जून से लेकर आज की तारीख तक हुए। ज्यादातर अपडेट इसमें गैल्वन वैली से रिलेटेड है, मगर उससे पहले एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 3 चीजें बोली थी। वीडियो एंड करते समय बोला था कि इंडियन मीडिया इस इशू पर अभी तक सिर्फ गू करती आई है। वीडियो के थंबनेल में लिखा था कि क्या इससे अगली वॉर हो सकती है, और वीडियो में बोला था कि इंडिया और चाइना के बीच में अभी जल्दी ही टॉक्स होने वाले हैं। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि ये तीनों ही चीजें उसके बाद भी होती रही, जैसे कि इंडियन मीडिया गू करती रही। कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं। आपसे पहले एक सवाल पूछ लेता हूं। अगर आपको इंडिया और चाइना की पावर्स को कंपेयर करना होगा मिलिट्री के सेंस में, तो आप क्या कंपेयर करेंगे? उनका मिलिट्री का बजट कंपेयर करेंगे, मिलिट्री में कितने लोग हैं वो कंपेयर करेंगे, डिफेंस बजट को कंपेयर करेंगे। मगर हमारे जर्नलिस्ट का मानना है कि वहां पर कितना धर्म का प्रचार हो रहा है और कितने उनके भाई बहन पैदा हो रहे हैं जो लोग आर्मी में भर्ती होते हैं, उससे उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ को नापा जा सकता है। 2 एग्जाम्पल देखिए। मैं आपको चीन की कमजोरी पर सबसे बड़ी जानकारी देता हूं। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो उस वक्त चीन बौद्ध धर्म का पूरी तरह पालन करता था। यानी उस वक्त चीन के साथ एक धार्मिक शक्ति जुड़ी थी। दरअसल जिस देश में धार्मिक भावना होती है वहां के लोग अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। लेकिन आज चीन एक बड़ा नास्तिक मुल्क है, यानी अब वहां देश के लिए जीने मरने की भावना लगभग खत्म हो चुकी है। चीन की एक बड़ी कमजोरी है कि वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये वो इकलौती संतान हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये सख्ती के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है। खैर, मीडिया के इस गू के बाद दूसरी बात पर चलते हैं, जहां मैंने आपसे कहा था कि इंडिया और चाइना के बीच में टॉक्स होंगी। वो टॉक्स ऑर्गेनाइज करी गई 6 जून को, जहां पर इंडिया चाइना के कमांडिंग ऑफिसर्स ने बेसिकली मिलकर वहां पर बात करी और कहा कि डी एस्केलेशन को स्टार्ट किया जाएगा। 10 जून को चाइना 2.5 किलोमीटर पीछे चला गया, यानी कि डी एस्केलेशन स्टार्ट हो चुका था। इसके बाद 15 और 16 जून की रात को ऐसा कुछ हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। यहां पर चाइना और इंडिया के बीच में एक वायलेंट फेस ऑफ हुआ गैल्वन वैली में। 16 जून को पूरे दिन इससे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट आए, कुछ ऑफिशियल थे, कुछ अनऑफिशियल थे। तो मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन से ऑफिशियल हैं और कौन से अनऑफिशियल। सबसे पहला अपडेट इंडियन आर्मी का ऑफिशियल कंफर्म्ड अपडेट आया 12:52 पर दोपहर में। तो इन्होंने बताया कि हमारे 3 जवान वो किल्ड इन एक्शन। इन जवानों का नाम था कर्नल संतोष बाबू, हविलदार पनाली और सिपाही ओझा। अगर आपको लग रहा हो कि किल्ड इन एक्शन मैंने क्यों बोला, तो उसका मैं रीजन बता दूं। कुछ दिनों पहले जब हमने कुछ जवान खो दिए थे अपने, मैंने कहा था कि न्यूज़ इस तरह से रिपोर्ट होनी चाहिए दैट दीज जवान्स वर मार्टर्ड और दे वर शहीद, हमें किल्ड नहीं लिखना चाहिए। इसके बाद आप में से कई सारे लोगों ने मुझे इन्फॉर्म करा दैट इन 2017 इंडियन आर्मी ने खुद बोला था दैट शहीद या मार्टर जैसा कोई शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि ये रिलीजियस नोशन के साथ आते हैं। They use official term as killed in action। खैर, अब वापस लौटते हैं अपनी स्टोरी में। इसके बाद चाइनीज न्यूज एजेंसी CGTN और ग्लोबल टाइम्स के जर्नलिस्ट ने लिखा कि चाइना की तरफ से भी जवानों की जानें गई हैं। 1:08 पर आर्मी ने इसी स्टेटमेंट को अपडेट करा और यह भी लिखा कि चाइना की तरफ से भी जानें गई हैं। फिर तकरीबन 2:30 बजे एक दूसरा स्टेटमेंट आया, जहां पर कहा गया कि हमारे रक्षा मंत्री पूरे सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं, अभी उस पर एक डिस्कशन, एक मीटिंग चल रही है। इसके बाद रात को 8 बजे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया। इसमें इन्होंने बताया कि चाइना ने अपना स्टेटस को वहां पर तोड़ा है। स्टेटस को का मतलब होता है आप जहां पर हैं वहीं बने रहें, अपनी सिचुएशन को बरकरार रखें। स्टेटस को अगर आप गैल्वन वैली की बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां पर वेल डिफाइंड है, वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पेंगोंग लेक के पास कंफ्यूजन है बट इधर नहीं है। तो यहां स्टेटस को का मतलब होगा चाइना अपनी साइड रहे और इंडिया अपनी साइड। इसका मतलब यहां पर क्लियर था कि चाइना लाइन को तोड़कर हमारी साइड आया है। रात के 9:54 पर एक ट्वीट आया ANI की तरफ से। इन्होंने बताया कि इंडिया ने कुछ इंटरसेप्ट करी है कॉन्वर्सेशन फ्रॉम द चाइनीज साइड, और चाइना की तरफ से पता चला कि 43 कैजुअलिटी रिपोर्ट करी गई हैं उनके साइड में। इसके बाद रात को 10:30 बजे के आसपास इंडियन आर्मी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। इसमें इन्होंने बताया कि हमारे कुल 3 जवान जो है वो सुबह हमने खो दिए थे और उसके बाद 17 जवान घायल थे। अब चूंकि वहां पे ऑल्टीट्यूड हाई है, सब जीरो टेम्परेचर है और रात में लड़ाइयां हुई, उसके बाद ये 17 जवान जो घायल थे वो भी हमने अनफॉर्चुनेटली लूज कर दिए। तो हमारी तरफ का कुल डेथ काउंट ऑफिशियली 20 बताया जा रहा है कल रात तक।
अब ये तो बात हुई ऑफिशियल रिपोर्ट्स की। इसमें सिर्फ ANI वाला ट्वीट है, वो ऑफिशियली इंडियन आर्मी की तरफ से नहीं आया, बाकी चीजें ऑफिशियली इंडियन आर्मी की तरफ से आई। इसके बाद अनऑफिशियल अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो कुछ लोग लिखते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं जो इस चीज को ट्रैक कर रहे हैं, वो लिखते हैं कि कुछ हमारे जवानों को आर्मी ने, उनकी तरफ की आर्मी ने भी कैप्टिवेट करके रखा है, बंदी बना के रखा है, बट इस पर अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर ये लड़ाई वहां पर रात में कैसे हुई। इसके लिए मैं शिव अरोर के ट्वीट पढ़ना चाहूंगा। शिव अरोर इंडिया टुडे के एक जर्नलिस्ट हैं। जितने ऑफिशियल स्टेटमेंट मैंने आपको बताया ये उन्होंने ही ट्वीट करे थे अपने ट्विटर हैंडल से, एंड आई बिलीव हिम टू बी अ वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट। अगर आप चाहें तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो शिव अरोर ने एक पूरी कहानी बताने की कोशिश करी है। 6 तारीख को जब टॉक्स हुई थी उसके बाद इन्होंने कहा कि चाइनीज ने कुछ अपने टेंट वापस ले लिए थे, वो थोड़ा पीछे गए थे, मगर लास्ट वीक ये लोग वापस से अपने टेंट बनाने लगे। ऐसे ही बने हुए एक टेंट में हमारे कमांडिंग ऑफिसर कुछ जवानों को लेकर पहुंचे उनसे बात करने। हमारे जवान निहत्थे गए थे क्योंकि वो बात करने गए थे। उन पर चीनी साइड से हमला हो गया। यह हमला करने में चीनी सैनिकों ने, बताते हैं, बार्ब्ड वायर क्लब नाम की इस चीज का यूज करा था। यह अमेजोन की फोटो है, बट कहते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में जो स्कर्मिश होती है वहां पर वो मोस्टली मैनुअल फाइट तक लिमिटेड रहती, गोलियां नहीं चलती, तो इस तरह के औजार वहां पर यूज किए जाते हैं। इससे हमारे सैनिकों पर हमला हुआ, हमारे कमांडिंग ऑफिसर बुरी तरह से घायल हुए, उन्हें वहां से रिमूव कर लिया गया, मगर हमारे कुछ सैनिकों को उन्होंने वहां पर बंदी बना लिया। यह बात थी दिन की। शाम होते होते हमारे कमांडिंग ऑफिसर, क्योंकि बुरी तरह से घायल थे और वहां पे टेम्परेचर वगैरह काफी खराब है, तो उनकी भी डेथ हो गई। फिर शाम को हमारी तरफ से और कुछ मेजर लोग और बाकी जवानों को लेकर वहां पर वापस पहुंचे। इस बारी ये लोग अपने साथ भी कुछ हथियार लेकर गए थे और इस बारी वहां पर फिर से लड़ाई हुई। चाइना की तरफ से बाकी जो टेंट से और भी लोग थे वो भी आ गए और लड़ाई होते होते धीरे धीरे ये एक ऊंचाई पे शिफ्ट हो गई। और ऊंचाई पे बताते हैं कि चाइना की तरफ से अर्थवर्क्स या फिर आप इसे कह लें बुलडोजर जैसी मशीन्स होती हैं, वो वहां पे तैनात की गई थी। फिर यहां पर कुछ लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन सी क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से कई सारे जवान जो नीचे नदी बह रही थी उसमें गिर गए और बहुत सारे जवान घायल हुए, हमारी साइड से भी और उनकी साइड से भी। फिर रात को भयंकर, अब आप ये सिचुएशन इमेजिन कीजिए, सब जीरो टेम्परेचर है, नीचे ठंडे पानी की नदी है और इतना ऑल्टीट्यूड है, वहां से हमारे जवान जो गिरे हुए थे उनको निकाला गया। तो ऐसा बताते हैं कि कई सारे जवान अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 20 का जो टोटल अभी तक ऑफिशियल डेथ काउंट बताया जा रहा है, कई लोग ये कयास लगाते हैं कि ये बढ़ भी सकता है और कुछ जवान अभी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि चाइना की कैप्टिविटी में भी हो। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही थी, वहीं हमारी दूसरी तरफ मीडिया बेवकूफियों पे बेवकूफियां करती जा रही थी। जैसे BBC का ये ट्वीट देखिए। अब ये ट्वीट मोस्ट प्रोबेबली जानबूझ के किया गया होगा, क्योंकि सबको पता है कि ये सारा कुछ लद्दाख रीजन में हो रहा है और जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है, बट जानबूझकर फिर भी यहां पर लिखा जा रहा है कि ये सब कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा था। एक दूसरा और वीडियो चलने लगा। यह वीडियो था आज तक की जर्नलिस्ट का। अब आज तक के बारे में आपको पता है, इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का डेथ जैसे रिपोर्ट करी थी, उस पर मैंने कल एक वीडियो बनाया था, बट ये वाला वीडियो क्लिप्ड था। इस वीडियो में ऐसा दिखाया गया कि ये जर्नलिस्ट जैसे कहना चाहती हो कि अगर चाइना की आर्मी यहां पर आ गई है तो वो गलती सिर्फ हमारी इंडियन आर्मी की, सरकार की कोई गलती नहीं है। रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। ये देख के मुझे भी बड़ा गुस्सा आया और मैंने ये वीडियो ट्वीट कर दिया। फिर कई लोगों ने बताया कि भाई पूरा वीडियो देखिए। मैंने पूरा वीडियो देखा तो वहां पता चला कि जर्नलिस्ट ये कह रही है कि इस चीज को पॉलिटिसाइज मत करो, अभी इस पे पॉलिटिक्स मत करो, और अगर आप ये सवाल उठाते हो कि चाइना वहां पे कैसे घुस आया, तो ये सवाल आपका सरकार पे नहीं है, आप बेसिकली इंडियन आर्मी को ही क्वेश्चन कर रहे हो कि उन्होंने गलती कर दी है। तो इसलिए अभी एक क्वेश्चन करने का समय नहीं है, अपनी पॉलिटिक्स को अपने पास रखो। इस परिस्थिति में राजनीतिक पार्टियों को यह समझना नहीं चाहिए कि इस मौजूदा परिस्थिति में टीका टिप्पणियां करना, मजाक उड़ाने जैसी बातें करना, वो चाहे कोई भी कर रहा हो, वो असल में वो भारत वर्सेस चीन या बीजेपी वर्सेस चीन नहीं, भारतीय सेना वर्सेस चीन इस समय स्थिति है। और इस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं वो लोग। बिल्कुल, सारी राजनीतिक पार्टियों को यह समझना होगा कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो होकर खत्म हो गई है और उसके बाद आप सवाल जवाब कर रहे हैं। 2-3 चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें यह सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर ITBP के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। और इस समय ये एक बहुत संवेदनशील समय है। जो लोग इस समय
उस यूनिट के वहां पर मौजूद हैं वही जानते हैं कि एक हो सकता है युद्ध हो जाए की स्थिति कैसी होती है। जिन लोगों को अपने हाथों में हथियार थामना है वही लोग जानते हैं। इसीलिए इस समय भी जो सवाल हैं, जो हमारे सैनिक हैं वो तो उबल रहे हैं। एक सीओ का को इस तरीके से उसका जाना चीनी सैनिकों के हाथ पे, ये किसी को मंजूर नहीं होगा, कभी भी मंजूर नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति को थोड़ी देर के लिए कॉमा लगाना चाहिए, एक अर्धविराम कम से कम लगाना चाहिए, और जब ये मामला निपट जाए तो आपको जितने सवाल पूछने हैं पूछिए। आप इस वीडियो का पूरा वर्जन अगर देखना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप खुद देखकर मुझे बताना कि आपको कौन सा वर्जन सही लगता है। वैसे मैं आपको बताऊं अगर तो क्लिप्ड वाला जो वर्जन है वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी सबके डिक्लेयर्ड और कुछ छुपे हुए पेड वर्कर्स ने खूब ट्वीट करा है कल पूरी रात भर। मतलब कम से कम 50-60 लोग मैं आपको गिनवा सकता हूं जिन्होंने ट्वीट किया हो। मैं गिनवाऊंगा नहीं मगर आप समझ गए होंगे कौन से लोग हैं। आप इसका फुल वर्जन डिस्क्रिप्शन में देखकर मुझे जरूर बताना। अब इतना सब होने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगला यहां पर क्या हो सकता है, आगे क्या सिचुएशन बन सकती है। इस पर जो एक्सपर्ट कहते हैं मैं वो आपको बताता हूं। एक्सपर्ट से मानते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है गलवान वैली का, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था, यहां पे तो डीएस्केलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर ज्यादा कुछ बात आगे बढ़ने की संभावना कम है, बढ़ सकती है बट संभावना कम है। लेकिन बाकी जो एलएसी के अराउंड और सब जगह अभी एस्केलेशन हो रहे थे, फेस ऑफ हो रहे थे, इनके इंसिडेंट बढ़ सकते हैं और ये सिचुएशन सीरियस हो सकती है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि कारगिल के बाद से सबसे बड़ी वॉर स्टोरी, ऐसा शिव अरूर कहते हैं, वो यही रिपोर्ट हो रही है इस समय। और ये सिचुएशन कैसे आगे एस्केलेट होती है ये डिपेंड करेगा आगे आने वाले 2-3 दिनों में। तो आप इस सिचुएशन पर नजर बनाए रखिएगा, मैं भी बनाए रखूंगा। कोई अपडेट आएगा तो आपको दूंगा। यहां पर एक और बड़ा सवाल आता है कि भाई इंडिया चाइना को डिफीट कर सकती है क्या? कोई तरीका है डिफीट करने का? अगर उसके लिए आप देखना चाहें तो हमारी सरकार देखिए क्या कर रही है। दिल्ली मेरठ का रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था, वो बनाने के लिए किसको ठेका मिला है? कल के दिन की खबर है ये, एक चाइनीज कंपनी को। तो ये सारी चीजें अगर सरकार हमारी अवॉइड करे, अगर लीगली नहीं कर सकती तो घुमा फिरा के अवॉइड करे, क्योंकि बहुत सारे लूप होल होते हैं हमारे यहाँ के लीगल सिस्टम में भी। बट चाइना की कंपनीज को इस तरह से प्रमोट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। यहां पर कुछ चीजें हैं जो मैं मानता हूं लिमिटेशन है, वो हमेशा से रही है कि सरकार पूरी तरह से बैन नहीं कर सकती इंपोर्ट को, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। फिर हमारा इंपोर्ट बहुत कम है और एक्सपोर्ट चाइना को ज्यादा है, तो अगर हम बैन करेंगे तो चाइना हमारा सामान लेना बंद कर देगा, तो उससे भी प्रॉब्लम है। हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो चाइना से हटकर कहीं और से चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं, मगर फिर उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो यहां पर भी छोटी सी प्रॉब्लम बिजनेसमैन के लिए है। और जो कॉमन पब्लिक है उसके पास तो दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है कि बाकी कोई सामान खरीदे तो महंगा मिलेगा, चाइना का सामान लोग इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि सस्ता है। दूसरी प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि क्या चाइना का है क्या नहीं है। और इतनी सारी चीजें हैं इंडिया में जिसमें कंपोनेंट चाइना से आ रहे हैं, कहीं मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है, तो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। ऐसे में सरकार के लिए कुल 5 सजेशन है मेरे पास। अगर ये इंप्लीमेंट किए जाए तो हम कुछ हद तक चाइना को चोट पहुंचा सकते हैं। पहला तरीका, चाइना से जितना सामान इंपोर्ट होता है वो सामान अगर किसी और कंट्री में बनता है तो वहां से इंपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। दूसरा तरीका, कोविड की वजह से चाइना से बहुत सारी कंपनीज बाहर जा रही हैं, उनको जितना ज्यादा आप कैप्चर कर सकें कर लीजिए। तीसरा तरीका, इंडियन बिजनेसमैन के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट तैयार कीजिए, उनको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कीजिए, उनके लिए थोड़े रूल्स वगैरह ढीले कीजिए, उनको टैक्स में छूट दीजिए ताकि वो वही सामान इंडिया में इजीली बना सकें जो अभी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। चौथा तरीका, बाकी अगर कहीं जगह से सामान आ रहा है तो उसके इंपोर्ट को थोड़ा ईज कर दीजिए, इंपोर्ट पे लगने वाले टैक्सेस को कम करिए, तो अपने आप ही जो बिजनेसमैन है वो दूसरी जगह से सामान मंगाने लगेंगे अगर उन्हें उसी दाम पे मिलेगा। अभी क्या होता है, आईफोन यूएस में तो सस्ता मिल रहा है बट इंडिया में आते आते इतना महंगा हो जाता है कि इंसान फिर चाइना के सामान, चाइना के फोन यूज करने के लिए मजबूर होता है। तो ऐसे में कई सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं सरकार की तरफ से। और भी ऐसे सजेशन हो सकते हैं, मैं इस पर डिटेल स्टडी करके एक वीडियो बना सकता हूं। अगर आपको ऐसा वीडियो देखना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप भी बताइए कि और क्या तरीके हो सकते हैं स्ट्रेटेजिकली चाइना से लड़ने के और उसको चोट पहुंचाने के। खैर फिलहाल अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप अपना ध्यान रख रहे होंगे। इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो मैं जरूर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाके देखिए। मेरा काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन या इंस्टामोजो पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।